हाँ तो बच्चों, कंटिन्यू बातों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, 12th क्लास का चैप्टर 3rd है ये, और हमने कहा था कि ये आपके 3 मार्क्स का चैप्टर है 1+2 में, राजस्थान बोर्ड में। तो मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बताया था, मैट्रिक्स क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसकी ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, ठीक है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो बोर्ड पर जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसको हम डिटेल में समझेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली मैट्रिक्स है, मैंने लिया है यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम, अभी डिटेल में समझेंगे। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा इसकी। बस आप इतना जान लीजिए कि कॉलम जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ या पिलर। अपन कहते हैं घरों में कॉलम लगे रहते हैं, तो वो कॉलम जो होते हैं एक तरह से पिलर समझो आप। ठीक है, वो होता है पिलर जिसको हम बोलते हैं कॉलम। सेकेंड है बच्चों रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है ना, जैसे हम लोग पंक्ति लिखते हैं हिंदी में, वो पंक्ति हो गई, और जो हम ये वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं इसको मैंने आपको बता दिया था कि कॉलम होता है। क्या होती है मैट्रिक्स, वो डिटेल में समझेंगे। थर्ड है जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, शून्य आव्यूह क्या होती है ये भी समझेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि पूरी मैट्रिक्स की एक तरह से नींव है, ये इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम समझेंगे, इसको बस इतना जान लीजिए कि हिंदी में इसको वर्ग आव्यूह कहा जाता है। उसके बाद है 5th नंबर पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी हमें इतना पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स यदि कोई बन रही है तो उसके लिए स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जब हम कोई डायगोनल बनाते हैं तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का बनना बहुत मस्ट है। ठीक है, अभी डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे ही हम बच्चों आगे बात करते हैं यूनिट। तो यूनिट बोल दो चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो, हिंदी में हम बात करें, 1 मिनट आपको यूनिट से पहले स्केलर मैट्रिक्स रह गया। स्केलर मैट्रिक्स अदिश या सम विकर्णी नाम से पता लग रहा है, जिसके जो डायगोनल्स बन रहे हैं वो सारे सम मतलब समान दिखें, वो आपकी क्या कहलाएगी, एक तरह से अदिश या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। डिटेल में समझेंगे इसको भी। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट आता है यूनिट मैट्रिक्स। जो भी क्वेश्चन देखोगे आप ज्यादातर इसका यूज होता है यूनिट मैट्रिक्स का। यूनिट बोल दो चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई या तत्समकारी आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको, तत्समकारी आव्यूह। ठीक है, अभी डिटेल में समझाऊंगा इसको भी मैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कैसे दो जो मैट्रिक्स है उसको कैसे इक्वल करके हम वैल्यूज निकालते हैं, वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है ना, ये एक तरह से प्रॉपर्टी मान सकते हो आप। और सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है सिंगल। सिंगल मतलब क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एकल आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू 1 1 हो। डिटेल में समझेंगे इसको भी हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने जो आपको बताए हैं, ये नाम बताए हैं मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग एक बार 5-10 सेकंड का टाइम है, आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी हमने मैट्रिक्स यहाँ पे लिखवाई है आपको, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली मैट्रिक्स का नाम है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। मेरा जो मीडियम रहेगा दोनों को टच करके रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो आप टेंशन मत लेना। कॉलम मैट्रिक्स बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। नाम से पता लग रहा है स्तंभ। क्या कहती है डेफिनेशन समझना, कि मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम। वापस समझना, ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक क्या हो, स्तंभ हो या कॉलम हो। यहां पे गोला लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये, 1 कॉलम। वापस समझना, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे इसके अंदर, जो हमने ऑर्डर लिखे थे कल, मैंने आपको समझाया था कि AIJ जो जिसको हम बोलते थे एलिमेंट्स, मैंने बताया था मैट्रिक्स लिखते समय कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर स्मॉल लेटर के लिए स्मॉल a लिखते हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट, और बाहर हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर को बोलते हैं हिंदी में क्रम, आव्यूहों का क्रम। तो बात ये, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन कॉलम मैट्रिक्स की ये है कि जिसके अंदर, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जिसके अंदर कॉलम जो है वो 1 हो, सिर्फ और सिर्फ 1। अभी एग्जांपल समझाऊंगा नीचे, वो आपकी क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। हिंदी में बात करें
तो वह मैट्रिक्स को आप ज़्यादातर आव्यूह भी बोलते हैं, लेकिन आप नॉर्मली मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो। तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, मैंने लिखा ना, जिसमें केवल क्या हो बच्चों, एक ही स्तंभ हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी एक तरह से स्तंभ आव्यूह कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि m क्रॉस 1, क्योंकि मैंने बताया था आपको m इंटू n, तो m मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, पंक्तियों की संख्या, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो हम ले रहे थे n, वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। m क्रॉस 1 जो हम लेके चल रहे हैं, क्रम का मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया है 2 3, जिसके अंदर रो तो हमारे पास कितनी भी हो सकती है। मैंने यहाँ रो को किसी प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं किया कि 1 है, ये 2 है या 3 है, लेकिन मैंने बोला कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी कॉलम 1 है। जब ये मैट्रिक्स की हम बात करें तो रो तो फिर बदल गया हमारा, पहले रो यहाँ 2 था तो रो 3 हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ रो से हमें मतलब ही नहीं है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, सिर्फ कॉलम से मतलब है। तो कॉलम सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ पर फिर कॉलम रो चेंज हो गई, यहाँ पे रो 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 हो गई, लेकिन आप तीनों में एक चीज कांस्टेंट देख रहे होंगे, वो की है 1, जो क्या है 1 है। इसमें भी कॉलम 1 है, इसमें भी कॉलम 1 है, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी कॉलम 1 है। तो जब इसके ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो लिखते हैं। तो रो आप देख रहे होंगे इसके अंदर 4 रो हैं, ये बेसिक मैंने सिखा दिया था पहली वीडियो में। और फिर हम बात करेंगे कॉलम सिर्फ क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से बच्चों कॉलम मैट्रिक्स जो होती है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। एक एक चीज को हम एक एक मैट्रिक्स को डिटेल में मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं सेकंड, नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 थे। हमें रो से बिल्कुल मतलब नहीं था, कभी रो 2 आ रही थी, कभी 3 आ रही, कभी 4 आ रही, लेकिन हमें पता है कि कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम था जो कि क्या था, 1। इसी प्रकार रो भी सेम इसी प्रकार है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है बच्चों वो 1 होगी, मतलब कॉलम बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सेम लैंग्वेज है, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, ऐसी कोई मैट्रिक्स है आव्यूह जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, 1 रो हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख रहे होंगे मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इसमें भी 1 रो है, इसमें भी 1 रो है, इसमें भी 1 रो है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम आप देखोगे तो ये ज़्यादा मिलेंगे। जबकि आप कॉलम मैट्रिक्स में देख रहे थे तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम तो 1 था, लेकिन नंबर ऑफ रोज ज़्यादा थी, ठीक है ना। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी कितनी भी आपको मिल सकती है। तो वापस हम बात करते हैं, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर m इंटू n होता है। यहाँ पर हमें ये पता है कि रो मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने यहाँ n की जगह बच्चों क्या लिख दिया, 1। और n के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो आपका कॉलम इसके अंदर 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, इन्फिनिटी तक होना चाहिए, ठीक है ना, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना पता है कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होंगी बच्चों, 1 होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में भी यही लिखा है कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, अर्थात 1 इंटू n क्रम का मैट्रिक्स एक पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। बता दिया मैंने आपको ये। नीचे एग्जाम्पल है, जैसे इसकी ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो हमें पता है फिक्स है, यदि पंक्ति मैट्रिक्स है, यदि पंक्ति आव्यूह है या फिर रो मैट्रिक्स है, तो हमें ये पता है कि इसके नंबर ऑफ रो बच्चों 1 मिलेगा। आप देख रहे होंगे तीनों एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रो हमेशा क्या मिलेंगे बच्चों, 1। लेकिन आई डोंट नो एंड यू डोंट नो एंड वी डोंट नो, ठीक है ना, कि ये क्या होगा, कॉलम 2 भी हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है 4 भी हो जाए। आप सोचोगे सर अगला 5 होगा, मैं कोई 7 वाली दे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, मैं पूछूंगा रो बताओ, आप कहोगे सर रो तो 1 है, लेकिन कॉलम 7 है। तो आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है आप लोगों के दोनों मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना सा याद रखना है, कॉलम की मैट्रिक्स का 1 होती है ऑर्डर, और इसमें हम बात करें तो रो में रो की 1 होती है। इट मीन्स वहाँ n1 था, यहाँ m1 है, वहाँ तो n और यहाँ पर m, ठीक है ना। m और n में आप समझ जाना, m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज
और n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम। तो अब हम बात करते हैं थर्ड वाली मैट्रिक्स पर। ये आप डिटेल में चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और दोनों मीडियम में मैं बातों को समझा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, थर्ड हम बात कर रहे हैं जीरो या फिर नल मैट्रिक्स की। ये क्या होती है इसको भी हम डिटेल में सीखते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। क्या बोलते हैं? शून्य। नाम से पता लग रहा है जीरो मैट्रिक्स, जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो वही लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो। कोई मैट्रिक्स है वो आपकी जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहलाती है इफ, यदि इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यदि उसके सभी अवयव क्या हो जाएं? जीरो। मैंने पहले भी बताया था। और हम इसको जो डिनोट करते हैं, वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय जीरो। ये जीरो का साइन है, नॉट ओ का साइन है, ठीक है ना। तो हम इसको जीरो के द्वारा दर्शाते हैं। यही मैंने नीचे लिखा हुआ है, यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हो तो वह शून्य आव्यूह कहलाती है। जिसके चाहे वो कितने बाई कितने के, दोनों एग्जाम्पल नीचे लिख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे ना। ये नंबर यहाँ मैं पूछना चाहूँ, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? जी नहीं। कॉलम में तो कॉलम 1 होना चाहिए था। मैं बोलूँ क्या ये रो मैट्रिक्स है? जी नहीं। रो में तो रो 1 होना चाहिए था। तो किसी भी ऑर्डर की जो मन चाहे वो ऑर्डर की आप क्या ले लो? मैट्रिक्स ले लो। लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम जमा रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, वो बच्चों सारे जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे जीरो। तो लिखा हुआ है, यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो बच्चों? शून्य हो, तो वह शून्य आव्यूह कहलाती है और इसको हम जीरो के द्वारा क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो दोनों एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद है आपको ये थर्ड जो जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये भी समझ में आ गए होंगे। वापस रिपीट कर देता हूँ, ये मैट्रिक्स, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं सिर्फ इंग्लिश की बातें सुने, जो हिंदी मीडियम वाले हैं सिर्फ हिंदी की बातें सुने, ठीक है ना। ओवरलैपिंग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाती है यदि ऑल यदि हम कह सकते हैं इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यदि उसके सभी अवयव क्या हो बच्चों? शून्य हो। तो हम लोग अब चलते हैं फोर्थ मैट्रिक्स पर। ये चीजें आज हम डिटेल में सीख रहे हैं। हाँ तो बच्चों, फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को नाम से पता लग रहा है, स्क्वायर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। कि जब हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, आप ऐसे समझो, जब हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे 2 का स्क्वायर बताओ, तो आपने बोला सर 4। क्यों बोला भाई 4? क्योंकि आपने स्क्वायर बोलते ही आपने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आपने 4 बोला, मैं बोल दूँ मान लो 7 का बताओ स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 7 × 7। मैं बोलूँगा 13 का बताओ तो 13 × 13। तो वही काम बच्चों स्क्वायर में हो रहा है कि जितने बाई जितने की आपकी रो मैट्रिक्स होगी, उतने बाई उतने की आपकी क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज, समझना, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो बच्चों? इक्वल मिल जाए, इट्स कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी वो? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी और वर्ग आव्यूह कहलाएगी। मैंने आपको बता दिया 3 करना है, तो 3 का स्क्वायर कैसे लिखोगे? 3 × 3। तो यहाँ आप देखोगे तो ये भी रो और ये कॉलम, दोनों की संख्याएं क्या है यहाँ पर? समान है। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है बच्चों कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वह क्या कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो आप लोग। कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे 2/2 हुआ, इसी प्रकार 3/3 हुआ, ऐसे 4/4 हुआ, 5/5, 6/6। मतलब जितना 6 मैं बोल रहा हूँ रो में, उतना ही 6 मुझे बोलना पड़ेगा कॉलम में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं 5th वाली मैट्रिक्स पर। तो बच्चों धीरे धीरे आप समझते हुए चले जाओ बातों को। और आज हम बात कर रहे हैं डिटेल में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। हाँ तो बच्चों, 5th मैट्रिक्स आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को अपन हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या होते हैं डायगोनल, ये बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, छोटी छोटी क्लास में आप बहुत अच्छी तरह पढ़कर आए हो, ठीक है।
लेकिन आप लोगों को मैट्रिक्स में इतना सा याद रखना है कि जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात आती है तो उसकी एक कंडीशन बाउंड है। वो बाउंड कंडीशन बच्चों ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। अब आप ये मत पूछना सर स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट समझाया था पीछे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स except the diagonal elements are zero is called a diagonal matrix। क्लियर है? हिंदी में हम समझाने की बात करें आप लोगों को, आप तो हिंदी में आप चीज समझो, हिंदी से हो सकता है आपको अच्छा समझ में आ जाए। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बताया डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन है उसका स्क्वायर होना। तो यदि कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, उसमें हम मुख्य विकर्ण की बात करें, प्रिंसिपल डायगोनल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। अब आप कहोगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, तो बच्चों आप डायगोनल जब बनाते हो तो एक तो डायगोनल इस टाइप से बनता है और एक डायगोनल आप इस टाइप से बनता है। लेकिन हम प्रिंसिपल मतलब जो मेन डायगोनल हमारा बनता है वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आप इसके अंदर एलिमेंट ले रहे हो उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाए बच्चों, जीरो। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। वापस समझना, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई तो उसके मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऑल एलिमेंट्स, जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। तो यही लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट्स आए, शेष सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो आपके क्या कहलाएगी, विकर्ण मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका होता है A इक्वल टू, डायगोनल को अपन शॉर्ट में लिखते हैं डायग, A इक्वल टू DIAG और ब्रैकेट यहाँ पे लिखा देते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो भी हमारा डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आप, जब हमने एक आपके सामने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें मैंने कहा कि स्क्वायर होनी चाहिए, तो स्क्वायर है जी बिल्कुल, 3×3, इसके अंदर 3 तो रो हैं और 3 कॉलम हमारे पास मिल रही हैं। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एलिमेंट्स भी इसके अंदर है। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बचे हुए एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल जो आपने लिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, वो सब इसके डायग के अंदर आ जाते हैं। जो भी आपने लिए हैं, 3 लिया तो 3 लिख दो, -3 लिया -3 लिख दो, -8 लिखा तो -8 आप यूज कर सकते हो। तो बच्चों उम्मीद है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और आगे हम बातों को बढ़ाते हुए चलते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश या समविकर्णी। नाम से पता लग रहा है समविकर्ण, जिसके जो विकर्ण जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके ऑल एलिमेंट सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है बच्चों, आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। यही मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर सेम। क्या है बच्चों? सेम है। और इस तरह की जो मैट्रिक्स है इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाती है वो आप लोगों की? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं, यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण क्या होता है डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको बोलते हैं, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, यदि ये सारे सेम हो, इसके सभी अवयव क्या हो बच्चों, समान हो, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी आपकी, एक तरह से अदिश मैट्रिक्स कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना जब भी डायगोनल की बात आएगी तो डायगोनल के लिए पहले स्क्वायर को याद किया जाएगा, क्योंकि डायगोनल जब भी बनेगा मेरे प्यारे बच्चों जब वो एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो पहले मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, इट मीन्स मैं यहाँ पर एक 3×3 की कोई नई मैट्रिक्स मान के चल रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया है -3 0 0 0 -3 0 और 0 0 -3। तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होकर ये स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें डायगोनल्स के ऑल एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, इक्वल हो। इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगी वो आपकी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। उम्मीद है आप मेरी बात ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर। हाँ तो बच्चों
सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह। तो इसके लिए भी सबसे पहली वाली कंडीशन वही है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसके सिंपल डेफिनेशन ये है जिसके जो डायगोनल जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल, वो आप में उसके हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो हम जो बोल रहे थे कुछ भी होनी चाहिए, कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको हम बोल रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि सारे सेम आ जाएं तो उसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बच्चों, याद है आप लोगों को? उसको बोल रहे थे हम, अभी बताया था मैंने, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोल रहे थे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम यदि इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें जो भी एलिमेंट मन चाहे जो एलिमेंट हो वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट सेम आ जाए वो आपकी क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। और अब है फोर्थ आप लोगों की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसमें हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपके क्वेश्चनों में यूज आएगी। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं हम एक बार। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 1, जिसके जो भी डायगोनल हो उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो बच्चों? वो 1 हो। तो आपकी इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई के द्वारा। मैंने बताया था स्पेलिंग में आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम आई के द्वारा दर्शाते हैं। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स में, ये जो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती हैं, विकर्ण मैंने बता दिया आपको, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण का प्रत्येक अवयव, उसका हर एक एलिमेंट ये वाला यदि 1 हो, जैसे हर एक अवयव ये 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 हर एक अवयव क्या होना चाहिए बच्चों? 1 हो। तो इस प्रकार के जो आपकी मैट्रिक्स कहलाएगी इकाई मैट्रिक्स या तत्समकारी मैट्रिक्स कहलाती है। और इसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? इसे हम आई के द्वारा दर्शाते हैं। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है I2 लिखा हुआ, तो आप समझ जाना I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 मतलब, इसको हम इस प्रकार भी समझते हैं, 2 मतलब 2×2। मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो आप 2×2 की एक मैट्रिक्स बना देना जिसके ऑल डायगोनल्स जो होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स वो 0 होने चाहिए। जैसे I3 है तो आपके मन में आना चाहिए 3×3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और ऐसे यदि 4 आ जाए तो 4×4 की एक क्या बनानी है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, और आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसको बीच बीच में ब्रेक कर लिया करो, पॉज कर लिया करो, फिर देखा करो। इसकी स्पीड जो ऑप्शन आता है उससे स्लो या फास्ट जैसा आप चाहे वैसा आप इस वीडियो को देखा करो। ठीक है बच्चों, आपके कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखा हुआ I लिखा हुआ आता है, तो वहाँ बच्चे क्या डिसाइड नहीं कर पाते। अभी तो मैंने लिख दिया I2 है तो 2×2 की बनानी है, I3 है तो 3×3 की बनानी है, I4 है तो 4×4 की बनानी है। वहाँ आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ I लिखा हुआ आता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ा करो, वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। ठीक है ना, यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला रहा है बीच में, तो ये मस्ट है कि वो जो क्वेश्चन बना रहा है वो भी किसका बना रहा होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बना रहा होगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो वहाँ आप देखना कई जगह I लिखा हुआ आता है, तो वहाँ जितने बाई जितने का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिखा है 2×2 का, तो हमें अपनी तरफ से लेट करना है 2×2 की कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आपका क्वेश्चन 4×4 मैट्रिक्स पर आ रहा है तो आपको जो I लेट करना है वो I4 मतलब 4×4 की कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट करनी है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो मैं बच्चों अब आगे और समझाने की बात करता हूं, जो भी अपने टाइप बचे हुए हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स को बोलते हैं हम समान आव्यूह। जैसे कि लिखा हुआ है साफ, 2 मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स है तो लास्ट में इसकी स्पेलिंग होती है MATRIX, और यदि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाए तो CES आगे लग जाता है, मैट्रिक्स एज। तो A and B आर सेड टू बी इक्वल, वो कहना चाह रहा है 2 मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगी। कब कहलाएगी? यदि ऑर्डर ऑफ A and B आर सेम। ठीक है ना, अभी नीचे समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे रखे हैं कि दोनों की ऑर्डर क्या हो बच्चों? सेम होनी चाहिए। वापस समझना, हिंदी में भी यही बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसके 2 कंडीशन है कि इक्वल मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगी, समान आव्यूह समान कब कहलाएगी? यदि
उनकी ऑर्डर क्या हो, पहली बात तो सेम होनी चाहिए। जैसे हम 2×3 ले रहे हैं तो 2×3 की कोई दूसरी मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमने बोला 3×4 तो 3×4 की ही दूसरी मैट्रिक्स होनी चाहिए। जब भी क्या होगी उसकी कंपेयरिंग आराम से हो पाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत अवयव। जैसे मैंने बोला A11 तो आपका दूसरी एलिमेंट का भी A11 जो एलिमेंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो बच्चों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोनों की ऑर्डर सेम है। ये भी 2×2 है, ये भी 2×2 है, ये भी 2×2 है और ये भी 2×2 है। तो एक वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई कि दोनों की ऑर्डर सेम है। सेकंड है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पहला वाला एलिमेंट है तो ये भी 2 ही है। ये यदि एलिमेंट हम देखें तो ये भी दोनों सेम है। इस वाले एलिमेंट को देखें तो ये भी दोनों सेम है। इन दोनों को देखें तो ये भी दोनों सेम है। तो इस प्रकार से ये तो इक्वल मैट्रिक्स है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कहना चाह रहा है ऑर्डर सेम होनी चाहिए। पहले चेक करते हैं ऑर्डर सेम है क्या। जी बिल्कुल ऑर्डर सेम है, दोनों की 2×2 है। इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, मतलब ऑर्डर तो सेम है। सेकंड बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम। देखते हैं, इसका A11 3 है तो इसका A11 क्या है बच्चों, 2 है। मतलब इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी जो है सेकंड वाले में फॉलो नहीं हो रही है। ऑर्डर तो सेम था लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 वाला A11 से सेम होना ही चाहिए था वो इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यही बातें मैं हिंदी में समझा दी। ठीक है बच्चों, एक लास्ट मैट्रिक्स और हम पढ़ते हैं, उसका नाम है सिंगलटन मैट्रिक्स या फिर एकल आव्यूह। हाँ तो बच्चों लास्ट है हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने आपको नॉलेज के लिए इसमें लिख दिया है। नाम से पता लग रहा है एकल आव्यूह, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो वो आपकी क्या कहलाएगी, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैंने लिखा हुआ है किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक ही अवयव हो उसे हम क्या कहते हैं, एकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोनों में एक एक एलिमेंट है, चाहे ये वाली मैट्रिक्स देखो आप चाहे ये वाली मैट्रिक्स देखो, दोनों में क्या है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे बच्चों, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते थे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अब सेल्फ स्टडी करते चलो और अपने नोट्स अच्छी तरह बनाते चलो। ठीक है बच्चों, बाय। फिर मिलेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के साथ। ठीक है ना, आज हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके बच्चों, बाय।